एवरीवन, हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं हिंदी में आज हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। तो हम चलते हैं अपनी टेस्ट श्रृंखला को लेकर। तो अभी तक हमारे जितने भी वीडियो बने हुए हैं वो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में जहाँ पर भी हिंदी का सेशन पूछा जाएगा वहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी हाल ही में हमारी बिहार एसआई की पोस्ट पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग भर सकते हैं। वहाँ पर 200 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। 200 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बिहार एसआई का पेपर देंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हिंदी के कितने क्वेश्चन फंसेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है, तो ये हम देखेंगे। अब हम देखते हैं, पहले क्या देखेंगे कि हिंदी का विकास क्रम क्या रहा है। तो हिंदी किस विकास क्रम से आई है इसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आई है, क्या आई है? संस्कृत। क्या आई है? संस्कृत। उसके बाद में आई है क्या? उसके बाद में है पाली। क्या है? उसके बाद में है पाली। क्या है? पाली। पाली के बाद में क्या आई है? पाली के बाद में आई है प्राकृत। क्या आई है? प्राकृत आई है। इसके बाद में आई है अपभ्रंश। क्या आई है? अपभ्रंश आई है। क्या आई है? अपभ्रंश आई है। अपभ्रंश के बाद में क्या आया है? तो अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट आई है। क्या है? अवहट्ट आई है। और अवहट्ट के बाद में प्राचीन हिंदी। क्या आई है? प्राचीन हिंदी आई है। ओके, प्राचीन हिंदी आई है, या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक हिंदी। ओके, प्रारंभिक हिंदी। तो हमने क्या देखा है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा, ये संस्कृत भाषा के बाद में कौन सी भाषा आई है? तो देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर किसका है? पाली का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, पाली। यहाँ पर हमारा पाली ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, पाली को हम क्या कह सकते हैं? तो पाली को हम प्रथम, क्या है? पाली को हम प्रथम देश भाषा के नाम से भी जानते हैं, या कह सकते हैं कि पाली जो है ये प्रथम देश भाषा या प्रथम प्राकृत भाषा हो जाती है। कौन सी है? तो ये पाली है। ओके, अब देख लेते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये 1949 ईस्वी में प्रथम बार मनाया गया था। कौन सा? तो प्रथम बार मनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? तो लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 14 सितंबर 1953। कब हुआ था? 1953 को ये लागू हुआ था। क्या हुआ था? तो ये विश्व हिंदी दिवस हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को मनाया गया। और ये लागू कब से हुआ है? तो लागू हुआ है 14 दिसंबर 1953 से। ठीक है, तो देख लेते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक और भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि हिंदी है, ये आपको बताना है कि हिंदी में कुल कितनी भाषाएं हैं या उपभाषाएं कितनी हैं। तो हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं एवं 17 बोलियां हैं। कितनी हैं? 17 बोलियां हो जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर से भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली भाषा का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये आपको देखना है और बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है? बघेली बोली कहाँ से और बोली गई है, तो ये हम देखते हैं। देखिए, ये सभी अपभ्रंश के भेद ही हैं। क्या है? अपभ्रंश के भेद हैं। तो हम देखेंगे कि बघेली बोली कहाँ से बोली गई है, इसको हमें देखना है। ओके,
तो हम देखेंगे बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो यह राजस्थानी से है, पूर्वी हिंदी से है, बिहारी हिंदी से है या फिर पश्चिमी हिंदी से है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से हमारा ये हो जाएगा। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हैं ये हम ज़रा देख लेते हैं। तो पूर्वी हिंदी में हमारी भाषा कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए इसमें हमें कौन कौन सी भाषाएं हो जाएंगी तो ये हम देख लेते हैं। देखिए इसमें है ए बी, ठीक है, और सी, ए बी सी, मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इसमें 3 भाषाएं हो जाती हैं। अवधी कहाँ बोली जाती है, तो अवधी का क्षेत्र रहता है हमें ज़्यादातर मध्य प्रदेश, ठीक है। बघेली छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये भाषाएं इनकी हो जाती हैं, ठीक है। चलते हैं देख लेते हैं राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं तो इनको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें मारवाड़ी हो जाएगी, कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ठीक है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है एम क्या है, मारवाड़ी, एम मेवाती और एम मालवी, क्या है, देखिए मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी को ही दूसरा नाम क्या है, तो मारवाड़ी को दूसरे नाम से जयपुरी या ढूंढाड़ी भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो बिहारी हिंदी पहले आती किस में है ये भी देख लेते हैं। तो बिहारी जो भाषा है कौन सी, बिहारी, बिहारी हिंदी, ये हमारी बिहारी हिंदी जो है ये हमारी बिहारी से या भोजपुरी भाषा है। ये भोजपुरी में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो मगही और मैथिली, कौन सी, मगही और मैथिली, एम इसका हो जाएगा मतलब शॉर्ट, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी या खड़ी बोली सो बोलते हैं, तो इसमें खड़ी बोली, फिर है बुंदेली और कन्नौजी और ब्रजभाषा। देखिए बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और सी कौरवी, ठीक है। बी के बी सी ये हमारी हो जाएंगी किसमें, पश्चिमी हिंदी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, पूर्वी हिंदी। अब देख लेते हैं हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, 5 उपभाषाएं हैं, इसमें देख ले कौन कौन सी हैं। देखिए राजस्थानी भाषा, हिंदी क्या है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ठीक है। ये 5 उपभाषाएं हो गई एवं 17 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, 17 बोलियां हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या है। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है, तो ये हम इसमें देखेंगे। तो देखें इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक IMT US IM और F, ओके। तो ये इसकी ट्रिक है। तो इसमें हमारा 7वां कौन सा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसमें हमारा क्या है, USA, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क शहर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा ये बताएं आप लोग कि प्रथम हिंदी जो है, हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था। तो ये कहाँ मनाया गया था, पहला जो है कहाँ मनाया गया था, तो पहला कब मनाया गया था, 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975 को कहाँ मनाया गया था, तो ये नागपुर, कहाँ, नागपुर नागपुर कहाँ है, तो ये भारत में है, इसलिए यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ, आई माने इंडिया, एक इंडिया यहाँ पर है और एक इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस करुणा ललित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती, निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये हम इसमें देखेंगे और बताएंगे कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखते हैं अलंकार। तो अलंकार का मतलब क्या होता है, तो
तो पहले अलंकार का हम मतलब बताएं। आप देखते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? तो अलंकार है जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए गहने या आभूषण का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार किसी काव्य या पंक्ति की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः अलंकार के 3 भेद होते हैं। हमारी पढ़ाई में सिर्फ 2 ही रखे जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार सिर्फ टीजीटी पीजीटी का होता है, तो इसमें हम इसको नहीं पढ़ते हैं। तो जो हमारे मोस्टली प्रश्न आते हैं वो सिर्फ BA BSc तक ही सीमित होते हैं। तो इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार मुख्य भेद 2 ही होते हैं। ठीक है, मुख्य भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के मुख्य भेद 2 हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ये किस अलंकार का है ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें का क्या है, कावर्ण और कावर्ण की यहाँ पर बार बार आवृत्ति आई है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अलंकार? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये आपको देखना है और बताना है। तो यहाँ पर बार बार वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, तो यहाँ पर चावर्ण की उत्पत्ति थी, यहाँ पर कावर्ण की उत्पत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास यमक अलंकार हो जाता है। श्लेष अलंकार देखते हैं। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? जिस पंक्ति में एक शब्द एक बार आए किंतु अर्थ अनेक अनेक हों, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब यमक अलंकार देख लेते हैं। जहाँ एक शब्द को 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ उसके अलग अलग हों। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ण आता है वो एक समान होता है, उसके समान वर्ण होता है। और यहाँ पर जो होता है किसमें, यमक में। यमक में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर शब्द होता है। क्या है? शब्द। यहाँ पर पूरा शब्द होता है। उस एक क्या है, जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या है? तो उपमा अलंकार की आप परिभाषा बताएं। तो उपमा अलंकार जहाँ प्राणी की तुलना प्राणी से और वस्तु की तुलना वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, क्या है, हरि के पद जो है वो कैसे हैं, कोमल हैं कमल से। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस टॉपिक में अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अलंकार का नाम बताओ। तो इसमें भी अलंकार का नाम ही बताना है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये आपको देखना है और बताना है। तो आप देखें और बताएं किसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो अगर आपको पता है तो आप हमें बिल्कुल बताएं किसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। जब हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई, उससे पहले ही लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो ये लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर बात यहाँ पर कही गई है, इसलिए यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान के मध्य संदेह बताया जाता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे यह मुख है या चंद्र है, तो उसमें पहचान ही नहीं सकते हैं कि ये चंद्रमा है या फिर मुख है, तो इसका संदेह अलंकार वो वहाँ पर होता है। हमने अभी देखा था उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना व संभावना बताई जाती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमन शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर मनु मानो जनु जानो शब्द आते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा सही हो जाएगा या कौन सा प्रश्न होगा। अच्छा, अन्योक्त देख लेते हैं। अन्योक्त अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी बात को घुमा फिरा कर कहा जाता है एवं उपमेय का वर्णन उपमान के माध्यम से किया जाता है वहाँ पर अन्योक्त अलंकार होता है। जैसे यौवन तो एक कली की तरह है, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा अन्योक्त अलंकार। तो यहाँ पर हमारा इस जो हमारी पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर से है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? हम मानव को मुक्त करेंगे, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? शांत रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है या फिर भक्ति रस है? तो इसमें से कौन सा रस है, इसको आपको देखना है और बताना है। तो देख लेते हैं रस। तो रस के जनक कौन हैं? तो रस के जनक हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि रस के जनक हैं। ठीक है, रस के जनक हैं भरत मुनि। रस का अर्थ क्या होता है? तो रस का तात्पर्य होता है स्वाद या आनंद। क्या होता है? रस का जो तात्पर्य होता है वह स्वाद या आनंद होता है। रस शब्द की उत्पत्ति श्रेय धातु से हुई है। किस धातु से? श्रेय धातु से हुई है रस की उत्पत्ति। रस की उत्पत्ति श्रेय धातु से हुई है। ये ज़्यादातर प्रश्न में पूछा जाता है, जैसे यूपी टेट, एस्टेट इत्यादि में। धातु की उत्पत्ति श्रेय धातु से हुई है। तो अब देखते हैं तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। देखिए यहाँ पर शांत कोई है ही नहीं, श्रृंगार का भी है नहीं और भक्ति रस का भी कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वीर रस की ये पंक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर वीर रस हमारा हो जाएगा। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कुल 4 अंग होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। कितनी? 33 होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रीतम दग मीचत पिया, प्रीतम द्रग। ठीक है, प्रीतम द्रग मीचत पिया, पाने परस सुख पाए, जान पीदनी अजान लो, नय को न होती लखय। तो निम्न में से कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो देखिए प्रीतम दग मीचत पिया, क्या है? प्रीतम जो है, प्रीतम की आंखें या जो हमारे मतलब प्रेमी हैं, यहाँ पर जो प्रेमी है वो क्या कहता है? उनकी आंखों को मीच रहा है। मतलब और एक प्रेमी है वो अपनी औरत की आंखों को मीच रहा है और क्या है? पानी बरसत सुख पाए, जैसे लग रहा है कि वो पानी बरस रहा है और उसका सुख उसको मिल रहा है। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस तो हो नहीं सकता। ठीक है, वीर रस नहीं है, शांत रस भी नहीं है और वात्सल रस में क्या कहते हैं? ममता होती है बच्चों के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा और वो भी कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस। कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है सोरठा छंद के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मात्रिक विषम छंद है, इसमें 11 और 13 प्रयति होती है, विषम चरणों में तुक मिलती है, यह दोहे का उल्टा होता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये आपको देखना है और बताना है। तो आप देखें और बताएं किसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो ये क्या है? छंद। छंद क्या है? छंद जो है ये छद धातु से मिलकर बना है। किससे? छद धातु से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है? आसन या प्रत्यय। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला था? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है छंद का कहाँ मिला था? ऋग्वेद में मिला था। कहाँ? ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख मिला था। इसके जो प्रणेता हैं तो उसके प्रणेता कौन हैं? इसके प्रणेता हैं भामह। कौन है? भामा ऋषि हैं इसके प्रणेता। छंद के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। 2 ही पढ़े जाते हैं, मात्रिक और वर्णिक। ठीक है, 2 ही पढ़े जाते हैं। परिभाषा क्या होती है? विशिष्ट नियमों से पूर्ण पद ही छंद कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना क्या है? तो इसमें सोरठा छंद के बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं सोरठा छंद कौन सा होता है। तो ये हम देख लेते हैं। देखिए इसमें पहली लाइन हमारी गलत है। ये अर्ध सम्मात्रिक होता है, ये विषम मात्रिक नहीं होता है। तो यहाँ पर अर्ध सम्मात्रिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। इसमें नहीं देखना है ना कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है और अन्य सभी सही हैं। अगर यहाँ पर होता कि ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है तो ये सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही इसमें गलत है और सभी सही हैं। देखिए ये हमेशा क्या होता है, जो ये होता है तो इसमें क्या है? देखिए
इसमें क्या है, दोहा और सोरठा। दोहा सोरठा क्या होता है, दोहा जो होता है ये सोरठा का बिल्कुल उल्टा होता है। क्या होता है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13-13 एवं सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। किसमें, दोहा में। और सोरठा में क्या होता है, सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए, इसमें यति 16 और 12 मात्राओं के बाद होती है। तो ये कौन सा होता है, इसको हमें देखना है और बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो यह एक सम्मात्रिक छंद होता है। कौन सा होता है, सम्मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 16-16 मात्राएं एवं सम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। छंद के अंत में लघु या गुरु आना तय होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही है, हरिगीतिका। क्या होता है, हरिगीतिका होती है। जैसे कहती हुई यह उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो ये हमारा क्या है, ये एक चौपाई है। तो ये इसमें हरिगीतिका की चौपाई है। ठीक है, इसमें देख लेंगे आप लोग, इसमें प्रत्येक पंक्ति में 28-28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं यहाँ पर होती हैं। गीतिका क्या होती है, यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 14 और सम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 14 और 12। ठीक है, 14-12 मात्राएं होती हैं। ओके, अब देख लेते हैं उल्लाला। तो उल्लाला क्या होता है, उल्लाला के बारे में देखते हैं। आप लोगों को उल्लाला आता है नहीं है ये पता नहीं। तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15 और इसके सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी, देखिए, इसकी विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13, 15 और 13 का योग होता है इसमें। ठीक है, रोला क्या होता है, तो रोला आपको आता है या नहीं आता है, तो रोला नहीं आता है तो रोल कर जाइए। तो रोला क्या है, रोला यह एक सम्मात्रिक ये भी छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अंत में इस छंद के लघु या गुरु आना तय होता है। किसमें, रोला में। ठीक है, तो यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, हरिगीतिका। ठीक है, ये जो हमारी चौपाई मतलब इसके बारे में बताया गया है, ये हरिगीतिका के बारे में इसकी डिफिनीसन है, ऊपर लिखी हुई है ये। ठीक है, इसकी डिफिनीसन ही है ये। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं, तो गीत गोविंद के रचयिता इसमें कौन है, तो ये आपको देख के बताना है। बाणभट्ट हैं, जयदेव हैं, सूरदास हैं या फिर चैतन्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, गीत गोविंद के रचयिता हैं कौन हैं, तो ये हैं जयदेव। जयदेव हैं जो गीत गोविंद के रचयिता हो जाते हैं। तो अब देखते हैं बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की कोई रचनाएं आप लोग बताएं। तो बाणभट्ट की रचनाएं अगर किसी को आती हैं तो वो आप लोग हमें बताएं कौन सी हो जाएंगी। अच्छा, सूरदास की रचनाएं बताइए आप लोग। सूरदास की रचना किसी को आती है तो वो बताए सूरदास की रचना कौन कौन सी हो जाएंगी। तो देखिए, सूरदास की रचना है सूरसागर, सूरपचीसी, सूरावली, साहित्य लहरी इत्यादि सूरदास की रचनाएं हो जाएंगी। अब देख लेते हैं किसकी, तो हमें बाणभट्ट की बतानी है। तो बाणभट्ट की रचना आप लोग बताएं बिल्कुल जल्दी से। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी है या उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बतानी है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्यकृति जो सन 1909 में प्रकाशित हुई थी वह कौन सी थी। तो इसमें से आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी थी जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। तो आप देखें और बताएं कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप लोग बताइए। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो चलते हैं देख लेते हैं। तो इसमें रंग में भंग है, प्रतिध्वनि है, श्रृंगार लहरी है या फिर कुमकुम है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। कौन सा है, रंग में भंग। रंग में भंग जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में रंग में भंग ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ये सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई थी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई थी रंग में भंग। ओके, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान,
प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम हैं, कबीरदास हैं, रसखान हैं या फिर बिहारी? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको देखना है और बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो अगर आपको पता है तो आप बताएं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर पहला, रहीम। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये सब उनकी पंक्तियां हैं। तरुवर फल नहीं खाता है, सरबर पिए न पान। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? तो ये हमारी हो जाएगी रहीमदास की। रहीमदास की रचना ये हो जाएंगी। कबीरदास की रचना कौन कौन सी हैं? तो कबीरदास की रचना किसी को पता है तो बताए, कबीरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल ज़रूर बताएंगे। और रसखान की भी कविता का किसी को पता है तो वो भी बताए। जैसे रसखान की हम बता देते हैं आपको हैं, प्रेम वाटिका, सवैया, दान लीला, सुजान और कृष्ण भक्ति के ये अंतर्गत ज़्यादातर बनाते थे, ज़्यादातर रचनाएं ये लिखते थे रसखान। ओके, बिहारी, तो बिहारी की रचनाएं बताइए आप लोग। देखते हैं जल्दी से जल्दी कौन बताता है सबसे पहले, बिहारी। तो बिहारी की रचनाएं कौन बता पाएगा? अगर पता है तो आप बताएं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ओके, कबीरदास की रचना जैसे एक बीजक भी है, कौन सी? बीजक। तो अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बाद में हमें बता सकते हैं बिहारी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएंगे कि जो है कबीरदास की रचनाएं। कबीरदास की रचना हमने बता दी आपको हैं। ठीक है, कौन कौन सी थी? बीजक, राखी, शबद और रमैनी, ये कबीरदास की रचनाएं थीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो जातिवाचक शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? गाय, पर्वत, पंखा या हिमालय? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो देख लेते हैं इसका जवाब। इसमें से हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, गाय। गाय क्या है? ये क्या है? जातिवाचक नहीं है। तो गाय क्या है? एक जाति का नाम है। क्या है? गाय जातिवाचक है। पर्वत भी जातिवाचक है, पंखा भी जातिवाचक है, पर हिमालय क्या है? ये जातिवाचक नहीं है। ये क्या है? यह है व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक लिखते हैं इसको। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक है। हिमालय और अरावली ये सब क्या हो गए? ये सब हो जाएंगे व्यक्तिवाचक में। ठीक है, जातिवाचक में क्या होता? पर अगर लिखा होता है इसमें पर्वत, तो पर्वत ऊपर लिखा हुआ है, तो पर्वत क्या है? पर्वत हिमालय है ना, हिमालय पर्वत है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा और ये जातिवाचक में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, गुलाब अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो गुलाब अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो गुलाब क्या है? गुलाब देखिए आप लोग को पता ही है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अभी हमने आपको बताया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुलाब क्या है? अच्छा लड़का है। तो गुलाब एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति को गुलाब कहा गया है ना, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में नहीं प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अब आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको देखना है। देखिए, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो ये हम आपको बताते हैं, या आप बताएं हमें कि निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो पहले तो देखेंगे आप लोग सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम की पहले आप लोग परिभाषा बताएं हमें। देखिए, सर्वनाम क्या होते हैं? कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो सर्वनाम के क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है? 11 है। एवं सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के भेद कुल होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखिए, अब देख लेते हैं सर्वनामों की कुल संख्या। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधबोधक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो इसमें पूछा गया है निजवाचक सर्वनाम के लिए। तो निजवाचक में आप या स्वयं, ये चीज़ होती है जो प्रयोग होती है। तो किस में नहीं हुई? देखिए, इसमें आपका प्रयोग हुआ है। फिर आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, क्या है? आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ है। श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, तो श्याम क्या है? वो अपना
या स्वयं। तो इसमें स्वयं क्या कर रहा है, अपना स्वयं काम कर रहा है ना। मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, इसमें भी अपने आप स्वयं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आप कहेंगे तो बैठूंगा, मतलब आप जो है वो कहेंगे तभी बैठूंगा, ये दूसरे के लिए कहा गया है, अपने आप नहीं कर रहा कुछ भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16 था ना, ये है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। सिर, सिंदूर, सरकार, सुमन। सिर कितना अच्छा है या अच्छी है, तो सिर कितना अच्छा है। सिंदूर कितना अच्छी है या अच्छा है, तो सिंदूर कितना अच्छा है। सुमन कितना अच्छा है या अच्छी है, तो सुमन कितना अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा हो जाएगा सी, सरकार कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। तो हम इसमें इतनी प्रयोग करते हैं, मतलब ठीक है, जो ये स्त्रीलिंग है, कौन सा है, ये स्त्रीलिंग है। सरकार जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा सरकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस विकल्प में कोई भी पद स्त्रीलिंग नहीं है। तो किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पानी, ज्ञानी, नानी। तो पानी क्या है, पुल्लिंग है। ज्ञानी पुल्लिंग है। नानी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो क्या है, पी, पी और यस हो गया। प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी। टोपी कितनी अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। हमें स्त्रीलिंग नहीं ढूंढना, हमें सिर्फ पुल्लिंग ढूंढना है। नदी स्त्रीलिंग, झील पुल्लिंग, सरोवर ये पुल्लिंग, ठीक है। अब यहाँ पर नींबू अच्छा है, दही अच्छा है, केला अच्छा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सभी शब्द हैं वो पुल्लिंग हैं। कौन से हैं, सभी शब्द पुल्लिंग हैं। कौन से हैं, पुल्लिंग है, नींबू, दही और केला। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयोग या प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसमें से आपको देखना है, आप देखें और बताएं किस में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, यह विद्यालय से आ रहा है। या फिर आकाश से पानी बरसा, नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं, नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको देख के बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इसमें से कौन सा है, यो से कारक या परसर्ग एक ही बात होता है। परसर्ग या कारक, देखिए कारक को ही परसर्ग बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ देख लें आप लोग, ये परसर्ग का मतलब आप और भी कुछ ना समझें, ये क्या है, कारक लिखा हुआ है, कारक। तो अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, कौन सा, से। किस में नहीं प्रयुक्त होता है, ये आपको देख के बताना है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, क्या है, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, यह विद्यालय से आ रहा है। तो विद्यालय से आ रहा है, यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आकाश से पानी बरसा, तो आकाश से पानी गिरा है। अपादान कारक से अलग होने की स्थिति में ये दिया जाता है, से, ठीक है। किस में नहीं हो रहा है, तो वो देखना है, हमें ढूंढना है। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, तो यहाँ पर भी से सही लगा हुआ है। पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। तो लड़के ने हाथ से फल तोड़ा है, तो यह कहीं गिरा नहीं है, उसको तोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से कारक का प्रयोग सही नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनता काफ़ी आक्रोशित थी, रेखांकित शब्द में कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है। बहुवचन, एक वचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनता किस प्रकार का वचन है, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल बताएं। तो देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, एक वचन। जनता जो है ये हमेशा एक वचन होती है, ठीक है। एक वचन हमारी जनता हो जाएगी। जैसे दूध है, दूध भी हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है। तो जनता है, एक वचन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बेचारी वह तो फेल हो गई, बेचारी वह तो फेल हो गई, वाक्य में विशेषण क्या है। देखिए वह क्या है, वह है संज्ञा, संज्ञा या फिर सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, ओके, सर्वनाम। बेचारी क्या है, तो बेचारी इसका विशेषण है। संज्ञा का विशेषण क्या है, बेचारी, वो कैसी है, बेचारी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, बेचारी, ठीक है। बेचारी इसमें ये विशेषण हमारा हो जाएगा, ओके। तो इसमें विशेषण क्या है, बेचारी है, ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का सेशन बस हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।